एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूं, मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप चाहते हैं कि आपका पैथोफिजियोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बात मानिए मेरा 8318979083 पे एक बार मैसेज करके सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर पूछिएगा व्हाट्सएप पे। आपके सिलेबस के मुताबिक इसको बनाया गया है। इस स्लाइड को ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्ज़ाम में अगर आपका पूछता है टाइफाइड क्या है, कितने नंबर में पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपको टाइफाइड के बारे में सब कुछ लिखते जाना है। अगर 10 नंबर में पूछता है तो व्हाट इज़ टाइफाइड, साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड, इटियोलॉजी एंड कॉजेज ऑफ टाइफाइड, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, ये आपको सब कुछ लिखना पड़ जाएगा। और अगर 2 नंबर में पूछता है तो व्हाट इज़ टाइफाइड एंड 2 साइन एंड सिम्टम इसके लिख के आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं आपको सब कुछ समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ टाइफाइड। टाइफाइड को जानना है आपको केवल 4 लाइन में, या कहा जाए 4 पॉइंट में आपको समझना है कि टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि टाइफाइड एक बैक्टीरिया के द्वारा पैदा किया गया इन्फेक्शन है। तो हमने कहा टाइफाइड इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड एंड वाटर विच इज कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया नेम्ड एज साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम। इसका मतलब ये हो गया कंटामिनेटेड फूड। एक चीज़ समझना, एक बैक्टीरिया है वो खाने को और पानी को दोनों को दूषित कर दे रहा है, और वही खाना या पानी जब कोई इंसान पी लेता है या खा लेता है तो उसके वजह से ये बीमारी पैदा होती है। तो जो बैक्टीरिया खाने को और पानी को कंटामिनेट कर रहा था, दूषित कर रहा था, जिसके वजह से टाइफाइड फीवर हो रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम। टाइफाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेरिक फीवर। ये जो टाइफाइड है इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। एंटेरिक मतलब यहाँ अंदर का फीवर ऐसा मत समझ लेना। एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो मतलब इंटेस्टाइनल फीवर। ये टाइफाइड जो है, अगर इसका पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेनली हमारे इंटेस्टाइन पे इसके बैक्टीरिया अटैक करते हैं और बुखार पैदा करते हैं। नोट, वंस एक्सपोज्ड the bacterium Salmonella typhimurium is found in the intestine and the blood of human। एक बार यदि कोई आदमी इसके द्वारा संक्रमित होता है तो यह बैक्टीरिया का सबसे जो इंटरेस्टिंग मतलब जो सबसे फेवरेट जगह है वो है आदमी का खून और दूसरा आदमी का इंटेस्टाइन। And the animal do not carry this disease, hence its transmission is always done by human। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी एक जानवर टाइफाइड फीवर के जो साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम बैक्टीरिया हैं इनको कैरी नहीं करता है, अर्थात जानवरों को टाइफाइड फीवर नहीं होता है। केवल इंसान ही एक ऐसा है जो इंसान दूसरे इंसान में ही ये बीमारी के जो कीटाणु हैं उनको भेजता है या ट्रांसमिट करता है। अब देखना ध्यान से, नोट जो मैंने बताया ये आपका मन करे तो एग्जाम में लिखो, ना मन करे मत लिखो। अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा नंबर पाओगे। तीसरा पॉइंट, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में देखना एस टाइपी, इज 1 to 2 वीक एंड द इलनेस लास्ट फॉर 3 to 4 वीक। मतलब देखना, इंक्यूबेशन से मेरा मतलब है कि आज 1 तारीख है और मैं 1 तारीख को इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया। ठीक है, अब उससे जब तक ये सिम्टम, साइन एंड सिम्टम जब आना स्टार्ट हो जाएं तो ये इंक्यूबेशन पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साल्मोनेला टाइपीम्यूरियम इज 1 to 2 वीक। 1 से 2 हफ्तों के अंदर आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाएंगे, और जो इसके द्वारा आपके शरीर के अंदर कमजोरी आएगी वो तकरीबन 3 से 4 हफ्तों तक के लिए रहेगी अगर सही नहीं किया गया तो। इंक्यूबेशन पीरियड, it is the time between the exposure to an infection and the appearance of the first symptom। तो ये जो चौथा पॉइंट है इंक्यूबेशन, यही मैंने अभी आपको हिंदी में बताया, वही चीज़ को इसको मैंने इंग्लिश में लिख के रखा है। इसको अगर आप एग्जाम में लिखते हैं नोट बना के ब्लैक पेन से तो बहुत अच्छे नंबर उठते हैं आपके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड फीवर। जो साइन एंड सिम्टम होते हैं टाइफाइड फीवर के वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हफ्ते में क्या होता है, फीवर दैट स्टार्ट स्लोली एंड इंक्रीज विद टाइम ऑफ्टन गोज टू 39.4 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये बता रहा है कि पहले हफ्ते में आपको धीरे धीरे बुखार होना स्टार्ट होगा और ये बुखार तकरीबन 103 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट
जाएगा, सूखी खांसी आएगी, सिर में दर्द रहेगा और उसके साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपको भूख नहीं लगेगा, डायरिया मतलब आपके पेट अपसेट हो जाएगा आपका। सेकेंड वीक में क्या होता है, कॉन्टिन्यूइंग हाई फीवर मतलब जो बुखार था वो लगातार बढ़ता रहता है, आदमी का वजन घटता रहता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट वीक में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। आइदर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दूसरे हफ्ते में या तो आपको डायरिया होगा मतलब आपका पेट अपसेट रहेगा, या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको कब्ज होगा। थर्ड वीक में क्या होता है, पेशेंट लाइज मोशनलेस, तीसरे हफ्ते में पेशेंट पूरी तरीके से मूर्छित हो जाता है, एंड एग्जॉस्टेड विद देयर आई हाफ क्लोज्ड, और उनके आंख जो है आधा खुलता है आधा बंद रहता है, मतलब वो पूरी तरीके से कमजोर रहते हैं, और इसी स्टेज को कहा जाता है टाइफॉइड स्टेट। चौथे हफ्ते में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट में स्लोली कम इन फोर्थ वीक, चौथे हफ्ते में धीरे धीरे आदमी सही होने लगता है। द फीवर विल डिक्रीज एंड द टेम्परेचर विल गेट बैक टू नॉर्मल, मतलब आपका जो बुखार है वो घट जाएगा और आदमी फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट साइन एंड सिम्टम कैन रिटर्न, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, बट सिग्ना लिखा है मगर वो साइन एंड सिम्टम है। बट द साइन एंड सिम्टम कैन रिटर्न, मतलब जो साइन और सिम्टम है इस टाइफॉइड फीवर का जो अभी 3 हफ्तों में आपने देखा, ये वापस से आपके शरीर में आ सकता है अगर इसको सही नहीं किया गया, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। ट्रीटमेंट कैसे होगा ये अभी अंतिम में मैं बताता हूं आपको। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफॉइड का, मतलब टाइफॉइड फीवर की वजह से क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफॉइड फीवर इज इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और होल, मतलब सबसे ज़्यादा कठिनाई जो आपके शरीर में आएगी इस बीमारी की वजह से वो ये है कि आपके जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में एक छेद होगा, या तो कह लीजिए कि उसके वजह से उसमें इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, खून का रिसाव होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सबसे हॉलमार्क है, ठीक है, कि ये दिक्कत आ सकता है। इट डेवलप्स इन थर्ड वीक ऑफ इलनेस, और ये तीसरे स्टेज में, मतलब जो हमने पढ़ा था कि टाइफॉइड स्टेट, ठीक है, टाइफॉइड स्टेट में ये होता है। इट इज़ मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल, और अगर आपको पता करना है कि कैसे हमारे पेट में वेदर ये इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप अपने स्टूल को जब देखेंगे, अगर आपको टाइफॉइड फीवर है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ब्लड देखने को मिलेगा। द लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आर, और जो बहुत कम, मतलब जो कहा जाता है कम ही देखने को मिलते हैं, हालांकि जल्दी ये कठिनाइयां नहीं आती हैं, और आती हैं तो ये कठिनाइयां आ सकती हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल, मायोकार्डिटिस, मतलब आपके हार्ट मसल्स में कहीं ना कहीं सूजन आएगा, पैंक्रियाज में सूजन आएगा, किडनी और ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये इतने कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं अगर टाइफॉइड फीवर हो रहा है तो। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने टाइफॉइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी बोला है, एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन। यूँ तो यहाँ पे मैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफॉइड को सिंपल कुछ शब्दों में ही ख़त्म कर दे रहा हूँ, मगर अगर आप चाहते हैं कि टाइफॉइड का पैथोजेनेसिस को कम से कम 10 से 20 मिनट तक का समझने के लिए, तो आप मुझे एक बार कमेंट डाउन कीजिएगा कि सर मुझे टाइफॉइड के पैथोजेनेसिस को अच्छे से समझना है ताकि ज़िंदगी भर मुझे याद रहे। मैं एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अपने जानकारी के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको टाइफॉइड का जो पैथोजेनेसिस है उसको और प्रभावी ढंग से हर एक छोटा से छोटा चीज़ आपको मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। फिलहाल यहाँ पर क्या बता रहा है पैथोजेनेसिस में, साल्मोनेला टाइपिम्यूरियम इज ट्रांसमिटेड वाया फीकल ओरल रूट, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि साल्मोनेला टाइपिम्यूरियम जो होता है, ये बैक्टीरिया है, ये आदमी के फेस से, मतलब आदमी के स्टूल से, आदमी के लैट्रिन से वो बैक्टीरिया किसी तरह किसी एक आदमी के मुंह में पहुँच जा रहा है, चाहे खाने के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा। खाने के द्वारा कैसे, जो आपके यहाँ ये जो हाउस फ्लाई होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, ये क्या करती हैं, फेस पे बैठती हैं, स्टूल पे बैठती हैं और उसके बाद खाने पे बैठती हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, टाइफाइड हो सकता है, ऐसा है वैसा है, तो ये सही बात है कि ये फीकल ओरल रूट क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी समझिएगा, एक बार साल्मोनेला टाइपिम्यूरियम जो होता है सबसे पहले ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से। वंस दे एंटर इन द माउथ, एक बार जब वो हम मुंह में घुस जाते हैं, दे रीच इन द इंटेस्टाइन, वह इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। नोट, एस टाइपी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय गैस्ट्रिक एसिड। अब लोग ये जानते हैं कि खाने के साथ जितने बैक्टीरिया जाते हैं हमारे पेट के अंदर, जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है और हमारा HCl है, वो उन बैक्टीरिया को मार देता है, मगर ये एस टाइपी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें जो हमारे पेट का एसिड है वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, जिसकी वजह से वो आसानी से हमारे इंटेस्टाइन में चला जा रहा है बिना मरे हुए।
विद इन द इंटेस्टाइन दे पेनेट्रेट द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। इंटेस्टाइन के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो उसके इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है विलाई, और विलाई जो होता है कवर होता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा। और भी कुछ सेल्स हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अगर पैथोजेनेसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक बार जब इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया पहुंचा तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल को पेनेट्रेट करता है और उसके बाद अंदर पहुंच जाता है और इन्वेड करता है, मतलब घुसता है किसी तरह पेयर्स पैच में, ठीक है। अब ये पेयर्स पैच क्या है ये अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ी देर में। In the stage of 1 to 3 week, the bacteria reach into the feces and ready to be transmitted again। मतलब ये बता रहा है कि एक बार जब पेयर पैच में वो पेनेट्रेट इन्वेड कर गया है उसके बाद आपके बॉडी में वो प्रेजेंट है। एक से 3 हफ्ते, या तो पहले हफ्ते में ही हो सकता है या तो तीसरे हफ्ते में वो आपके स्टूल में पहुंचेगा। और उसके बाद अगर आप कहीं स्टूल पास कर रहे हैं खुले में तो वहाँ पे फिर से कोई मक्खी आके बैठेगी और उसके बाद आपके स्टूल से वो बैक्टीरिया ट्रांसमिट होगा किसी दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। अभी ये चीज़, और एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है, लोग कहते हैं ना अच्छे से साबुन से हाथ धुलना चाहिए। ये होता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ्टन लोग क्या करते हैं, हैंड का यूज़ करते हैं अपने, और अगर साबुन का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो बैक्टीरिया जो है वो दूसरे से ट्रांसमिट हो जाएगा अगर कोई हाथ मिलाता है किसी से। तो फेयरली ये बात जो एकदम खुल के बात बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, देखना ये ब्लैक कलर का जो मैंने अलग से पॉइंट आउट किया, नोट दैट द पेनेट्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल इन्वॉल्व इन्वेजन जीन। एक चीज़ ध्यान से समझना कि जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो ये बैक्टीरिया घुस रहे हैं वो इंटेस्टाइनल, वो एक्चुअली में इन्वेजन जीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये इन्वेजन जीन क्या है ये समझना। इन्वेजन जीन्स आर नॉन कोडिंग स्मॉल आरएनए। ये नॉन कोडिंग छोटे से आरएनए होते हैं जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप जीन पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होता है कि उनके अंदर कुछ कोड प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा कुछ प्रोटीन बनता है, मगर ये जो इन्वेजन जीन है इनके अंदर कोई कोड नहीं है, ये एक छोटे से आरएनए हैं। इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द मेजर पोरीन प्रोटीन इन साल्मोनेला स्पेसीज। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये बता रहा है कि ये जो इन्वेजन जीन है ये मदद करते हैं साल्मोनेला स्पेसीज का पोरीन प्रोटीन बनाने में या उसका रेगुलेशन करने में। अब देखो एक पिक्चर है, तुम कभी सर्च कर लेना आप लोग, पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम पिक्चर में क्या है ना कि उसमें एलियन जो भी आते हैं ज़मीन के नीचे से, जब हम लोग खोजते हैं कि कैसे हम लोग उनके घर तक पहुँचे और उनके घर को विस्फोट कर दें, तो हम नहीं खोज पाते हैं उनके घर को, क्योंकि एलियन का डीएनए जब तक मिलेगा नहीं, ठीक है, तब तक उस रास्ते से कोई जा नहीं सकता। तो अभी यहाँ पे ये जो पोरीन है, ये पोरीन एक तरह का ऐसा प्रोटीन है जो इस साल्मोनेला स्पेसीज के लिए एक रास्ता तैयार करता है और उस रास्ते से और कोई नहीं जा सकता, केवल और केवल साल्मोनेला स्पेसी ही जा सकता है। खैर फिलहाल ये इतना अगर आप अपना पैथोजेनेसिस में लिख देते हैं तो ये इतना बहुत ज़्यादा है। फिलहाल डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं, द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मेक एन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द बैक्टीरिया और वायरस ऑल्सो कॉजिंग राइज इन द बॉडी एंड बॉडी टेम्परेचर। एक बार जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंट्री करता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है तो हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग यही जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनको एक डेफिनेट टेम्परेचर चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर बिगाड़ के इसको बढ़ा देता है हमारा टेम्परेचर, ताकि वो बैक्टीरिया काम ना कर पाए सही से, अपना मल्टीप्लिकेशन ना कर पाए, और उसी दौरान में हमारे जो WBCs होते हैं और अलग अलग जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनको मारने में सक्षम हो जाते हैं। पेयर्स पैच इज अ स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक टिश्यू इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा तो यहाँ पे यही बता रहा है कि पेयर्स पैच जो है वो एक स्पेशल तरह का लिम्फेटिक टिश्यू है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। फीकल ओरल रूट इज द पर्टिकुलर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज वेयर इन द पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन द फीकल पार्टिकल पास टू द माउथ ऑफ अनदर पर्सन बाय एनी अप्रोप्रिएट मीन। मतलब ये मैंने अभी जो आपसे बताया कि फीकल ओरल रूट कैसे एक जगह से बैक्टीरिया दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, वो सारा का सारा विवरण मैंने इस नीचे वाली लाइन में देके रखा है। फिलहाल पैथोजेनेसिस यहाँ पे ये खत्म हो गया। डू यू नो को अगर आपको मन करे तो एग्जाम में लिखना, ना मन करे तो मत लिखना। यहाँ पे जो पोरीन प्रोटीन और नोट मैंने लिखवाया है इसको भी मन करे एग्जाम में लिखना, ना मन करे मत लिखना। अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छे नंबर उठेंगे।
चलिए अब लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कैसे हम इसका डायग्नोसिस टाइफाइड फीवर का या एंटेरिक फीवर का पता कैसे लगाएं और कैसे इसको सही किया जाए। पहले एक चीज़ समझ लेना कि जैसे तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सा टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि अगले बंदे को टाइफाइड फीवर है, तो उसको कहते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब पूरा मैं पढ़ के बताता हूँ। A diagnosis of typhoid fever can usually be confirmed by analyzing the sample of blood, स्टूल और यूरिन। मतलब किसी एक बंदे को टाइफाइड फीवर है, इसकी पुष्टि तीन सैंपल्स को चेक करके की जा सकती है। पहला तो खून, दूसरा स्टूल और तीसरा यूरिन। दिस विल बी एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया। मतलब ये चाहे ब्लड को, चाहे पखाने को, चाहे पेशाब को, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाएगा कि कहीं इसमें साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर उसमें वो बैक्टीरिया है तो मतलब टाइफाइड कंफर्म है कि किसी एक बंदे को टाइफाइड है। नोट दैट द विडॉल टेस्ट इज द वन मेथड दैट मे बी यूज्ड टू हेल्प मेक अ प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड फीवर। और ये जो विडाल टेस्ट है, इसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगले बंदे को टाइफाइड है या नहीं है। इन ऑर्डर टू ट्रीट टाइफाइड फीवर, अगर टाइफाइड फीवर को सही करना है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो उस समय एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना सर्वोच्च है। मतलब सबसे पहला आपको इस्तेमाल करना है जो वो एंटीबायोटिक का ही करना है। द एंटीबायोटिक्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर आर लिस्टेड बिलो। और जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी को सही करने के लिए, वो नीचे दिए गए हैं, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सेफ्ट्रायॉक्सोन। ये जो सेफ्ट्रायॉक्सोन है, ये थर्ड जनरेशन का सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, जो कि एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन का अल्टरनेटिव है। ठीक है, इसको यूजुअली हम इंजेक्ट करते हैं बच्चों में जब उनको टाइफाइड फीवर होता है तब।